मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सौरभ सर की ऑनलाइन एसएसटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7th में जो चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है लोकतंत्र। जिसका नाम क्या है? लोकतंत्र। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो लोकतंत्र, लोक माने क्या होते हैं? लोग। ठीक है, और तंत्र माने शासन। तो लोगों का जो शासन होता है उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। जहाँ लोगों का शासन होता है उसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। तो देखिए लिखा है लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र जनता का शासन है। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन है। लोकतंत्र से तात्पर्य उस सरकार से है जिसे जनता द्वारा चुना जाता है, चाहे अप्रत्यक्ष हो या प्रतिनिधित्व पर आधारित हो। तो लोकतंत्र से तात्पर्य उस सरकार से है जिसको जनता के द्वारा चुना जाता है। अर्थात जिस सरकार को कौन चुनता है? जनता। हम लोग चुनते हैं जिसे, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। चाहे उसे प्रत्यक्ष रूप से चुनते हों या प्रतिनिधित्व पर आधारित। तो लोकतंत्र में देखो अभी क्या हो रहा है, ये सरकार समाप्त हो गई है। अब दूसरी सरकार को फिर से हम लोग क्या करेंगे? वोट डालने जाएंगे। ठीक है, तभी तो सरकार बनती है। तो जनता सर्वोच्च तथा संप्रभुता संपन्न है और कोई उससे ऊपर नहीं है। लोकतंत्र में क्या है? जनता सर्वोच्च है तथा संप्रभुता संपन्न है और कोई उससे ऊपर नहीं है। यह प्रणाली सरकार की सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली है। विश्व के प्रायः सभी देशों ने इस प्रणाली को अपनाया है। लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी है, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस मतलब लोग और क्रेसिया मीन्स होता है प्रशासन। तो लोगों का शासन, इसका तात्पर्य लोगों का प्रशासन से है। इस प्रकार लोकतंत्र सरकार का वह प्रकार है जिसमें प्रशासन लोगों के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं लोकतंत्र की परिभाषा देख लेते हैं। तो यूनानी इतिहासकार तथा दार्शनिक हेरोडोटस के अनुसार लोकतंत्र सरकार का वह प्रकार है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण समुदाय के सदस्यों में निहित होती है। दूसरी परिभाषा शीले के अनुसार, शीले कोई विद्वान हैं, उनकी परिभाषा देखते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अंशदान रहता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन को तो सभी जानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार है। अब देखते हैं लोकतंत्र का अभ्युदय। अभ्युदय माने उत्पत्ति। लोकतंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई जानते हैं? आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व लोकतंत्र का उदय प्राचीन यूनानी नगर एथेंस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? यूनान का एक नगर है एथेंस। एथेंस के पुरुष नागरिक वर्ष में लगभग 40 बार एक स्थान पर एकत्रित होते थे। यहाँ लोगों की सभा होती थी। यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र था जिसमें महिलाओं, दासों तथा विदेशियों को छोड़कर अन्य सभी नागरिक नियमित रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लिया करते थे। कौन कौन भाग नहीं लेता था? महिलाएं भाग नहीं लेती थी, दास भाग नहीं लेते थे और जो विदेशी, ठीक है, जो विदेश से आते थे लोग। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही वास्तविक लोकतंत्र है, लेकिन वर्तमान समय में विशाल क्षेत्रों में तथा जनसंख्या वाले बड़े राज्यों के लिए यह प्रणाली व्यवहारिक नहीं है। आजकल लगभग सभी राज्यों में अप्रत्यक्ष या परोक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। परोक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। इस प्रणाली में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से अर्थात स्वयं प्रशासन में भाग नहीं लेते हैं, अपितु उसके प्रतिनिधि प्रशासन में सहभागिता रखते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं? वोटिंग कर देते हैं। हम सब लोग क्या करते हैं? वोट करते हैं और कोई एक विधायक क्या होता है? जीत जाता है।
तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रतिनिधि। अब सब लोग जाकर तो ये काम नहीं कर सकते हैं कि सभी लोग एक जगह एकत्रित हों। इतने लोग एकत्रित होंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आजकल तो बहुत ज़्यादा है, कोरोना है, ओमिक्रॉन है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मत का प्रयोग करके एक व्यक्ति विशेष को क्या कर देते हैं, अपना प्रतिनिधि बना लेते हैं। जैसे गांव में क्या होता है, वोटिंग अगर होती है तो गांव में क्या होता है, प्रधान देखा होगा आप लोगों ने, तो क्या करते हैं, सभी गांव वाले तो एकत्र नहीं होते, हम केवल क्या कर देते हैं, वोटिंग कर देते हैं और कोई एक प्रधान चुन लिया जाता है जो गांव में क्या करता है, जितनी योजनाएं वगैरह आती हैं उनको क्या करता है, उनको संचालित करता है। तो आजकल यही प्रचलन में भी बना हुआ है। तो अपितु उनके प्रतिनिधि प्रशासन में सहभागिता रखते हैं। लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो लोगों की ओर से कानून बनाने तथा सरकार चलाने का कार्य करते हैं। आधुनिक लोकतंत्र का आविर्भाव यूरोप में हुआ। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति तथा 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के विकास में विशिष्ट योगदान दिया। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति ने लोकतंत्र के प्रथम सिद्धांत अर्थात कानून का शासन की नींव रखी। फिर आता है विशेष, देखते हैं कि विश्व के कुछ छोटे देशों, विशेषता स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित कुछ संस्थाएं प्रचलित हैं। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का गृह भी कहा जाता है। वहाँ पर क्या होता है, अभी भी लोग इकट्ठे होकर क्या करते हैं, मतदान करते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं और उनका समाधान करते हैं। कानून का शासन, लोकतंत्र का आधार कानून है। सभी व्यक्ति तथा अधिकारीगण चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी को कानून के समान कार्य करना पड़ता है। सभी सदस्यों पर कानून समान रूप से भी लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है। यदि कोई भी व्यक्ति कानून को तोड़ता है तो वह दंडनीय माना जाता है। ठीक है, कोई कानून अगर तोड़ता है तो क्या होते हैं, उसे दंडित किया जाता है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के पूर्व यह माना जाता था कि राजा की इच्छा ही कानून है। इंग्लैंड की क्रांति से पहले क्या होता था, पहले देखते थे राजा महाराजाओं का शासन था, तो जो राजा की इच्छा होती थी वही कानून बना दिया जाता था। इंग्लैंड के लोगों ने इस सिद्धांत का विरोध करते हुए 1688 ईस्वी में राजा सम्राट जेम्स द्वितीय को अपदस्थ कर दिया तथा संसद ने अधिकारों का कानून को पारित करके इस विचार को प्रतिस्थापित किया कि देश का शासन कानून के अनुसार होना चाहिए। इस घटना के लगभग 100 वर्ष बाद फ्रांस की जनता ने निरंकुश सम्राट लुई 16वें को मृत्युदंड देकर कानून के शासन की स्थापना की। वस्तुतः कानून का शासन लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। इस महान क्रांतियों ने जवाबदेही या उत्तरदायित्व का विचार प्रस्तुत करके लोकतंत्र की जड़ों को और भी मजबूत बना दिया। उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि सरकार को ऐसी जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त है। प्रारंभ में मत देने का अधिकार भी सीमित लोगों को ही प्राप्त था। केवल धनी तथा शक्तिशाली व्यक्ति ही मत देने के अधिकारी थे तथा साधारण जनता इससे वंचित थी। पर आज के युग में ऐसा नहीं है। जो भी 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका है वो मतदान कर सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले केवल कौन थे, धनी और शक्तिशाली व्यक्ति मतदान करते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय की लोकतांत्रिक सरकार दोष मुक्त नहीं थी। सरकार में मध्यम वर्ग तथा निर्धन वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। एक लंबे संघर्ष के बाद ही सभी लोगों को धीरे धीरे मताधिकार प्रदान किया गया। तब भी महिलाएं इस अधिकार से वंचित रहीं। महिलाओं के मताधिकार के लिए दीर्घकालीन संघर्ष चला। अंततः उन्हें मताधिकार प्रदान किया गया। अब प्रायः सभी देशों में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रचलित है। सार्वभौम वयस्क मतलब होता है कि महिला हो या पुरुष, जब वो वयस्क अर्थात 18 वर्ष की आयु पूरा कर ले तो वो मतदान कर सकता है।
19वीं तथा 20वीं शताब्दियों के दौरान लोकतंत्र के विचार की दिशा में प्रगति जारी रही। ऐसा अनुभव किया गया कि लोकतंत्र में स्थापित समानता के अधिकार को राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में भी लागू करना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र के प्रमुख 4 आधारित तत्व सम्मिलित हैं। सबसे पहला क्या है? कानून का शासन। नंबर 2 उत्तरदायित्व का सिद्धांत। नंबर 3 सार्वभौम वयस्क मताधिकार तथा नंबर 4 राजनीतिक एवं आर्थिक समानता। अब आती हैं सत्ता की विभिन्न प्रणालियाँ। आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है, किंतु आज भी विश्व में गैर लोकतांत्रिक सरकारें मौजूद हैं। बहुत सी ऐसे कंट्री हैं वहाँ भी क्या होता है? राजा का शासन चलता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? राजा का शासन चलता है, जैसे उत्तर कोरिया है ना। अलोकतांत्रिक सरकार को तानाशाही भी कहते हैं। इस प्रणाली में सत्ता का आधार जनमत न होकर बल प्रयोग होता है। इस प्रणाली में सरकार चलाने में नागरिकों को कोई अधिकार या स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती है। निर्णय लेने तथा कानून बनाने में भी जनता की सहभागिता नहीं होती है। अभी आपने देखा होगा अफगानिस्तान में वहाँ की सरकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, और अलकायदा नाम के आतंकी संगठन ने क्या कर लिया? अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो वो क्या हो गई? तानाशाही हो गई। वो कोई नवनिर्वाचित, क्या उसको वोट तो नहीं मिला है, किसी को वोट देकर चुनी सरकार तो नहीं है। ऐसा ही अभी भी बहुत से देशों में होता है। तानाशाही सेना अथवा किसी राजनीतिक दल हो सकती है। ऐसी सरकार को क्या कहते हैं? निरंकुश सरकार कहते हैं। विश्व के कुछ देशों में राजतंत्र प्रचलित है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था संवैधानिक भी हो सकती है। इसमें राजा की शक्तियां संविधान द्वारा परिभाषित होती हैं। इसका प्रमुख उदाहरण यूनाइटेड किंगडम है। इसके विपरीत निरंकुश राजतंत्र में वंशानुगत व्यवस्था पर आधारित सरकार होती है, जिसमें देश पर सत्ताधारी परिवार अर्थात राजा का संपूर्ण नियंत्रण होता है। धर्म आधारित सरकार की प्रणाली में सत्ता धार्मिक नेताओं के हाथ में निहित होती है। बहुसंख्यक धार्मिक वर्ग के सदस्य ही सरकार चलाते हैं। ऐसी प्रणाली में धार्मिक शिक्षाओं के आधार पर ही नागरिक कानून बनाए जाते हैं। ऐसे कुछ देशों में अपने शासन में लोकतंत्र के तत्वों को भी सम्मिलित किया है। लोकतांत्रिक सरकार के प्रकार देखते हैं। कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंधों के आधार पर लोकतांत्रिक सरकारें 2 प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 1 संसदीय सरकार तथा अध्यक्षात्मक सरकार। संसदीय सरकार क्या है, आइए जानते हैं। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। इस प्रणाली में कार्यपालिका अपने कार्यों, सत्ता के प्रयोग तथा मंत्रियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होती है। इस प्रणाली की उत्पत्ति तथा विकास इंग्लैंड में हुआ है। यह प्रणाली भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित है। अपने यहाँ कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। ठीक है, सभी संसद में बैठकर जितने भी राजनेता होते हैं वो देश के शासन का निर्माण करते हैं, उसके नियम कानून बनाते हैं और उसी को चलाते भी हैं। अध्यक्षात्मक सरकार। संसदीय प्रणाली के विपरीत अध्यक्षात्मक सरकार वह सरकार है जिसमें कार्यपालिका तथा विधायिका के मध्य घनिष्ठ संबंध नहीं होते हैं। कार्यपालिका की नियुक्ति विधायिका के सदस्यों में नहीं होती है तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है। इस प्रणाली में राज्य का अध्यक्ष सर्वोच्च शक्तिशाली होता है तथा उसके मंत्री उसके सलाहकार होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं होता है, अपितु वास्तविक प्रमुख होता है जो संविधान तथा कानून द्वारा प्रदत्त अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली की उत्पत्ति तथा विकास अमेरिका में हुआ था। फिर आता है एकारात्मक व संघात्मक सरकार। एक लोकतांत्रिक सरकार एकारात्मक अथवा संघात्मक भी हो सकती है। 18वीं शताब्दी तक सभी सरकारें एकात्मक हुआ करती थीं। विश्व की प्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, जब इसके 13 स्वतंत्र राज्यों ने एक संघ बनाकर एक नए राज्य देश को जन्म दिया। एकात्मक सरकार वह होती है जिसमें सभी शक्तियाँ कानूनी रूप से केंद्र सरकार में निहित होती हैं।
तथा प्रांतीय सरकारें पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। इसके विपरीत संघात्मक सरकार में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन रहता है तथा दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, अर्थात एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। भारत ने संघीय प्रणाली को अपनाने के साथ साथ आपातकाल का सामना करने के लिए एकात्मक प्रणाली के कुछ तत्वों को भी अपनाया है। सोवियत लोकतंत्र। लोकतंत्र का एक अन्य प्रकार सोवियत लोकतंत्र भी है, जिसमें श्रमिक सोवियतों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। सोवियत प्रणाली श्रमिक वर्ग को लोकतांत्रिक इच्छा का प्रतिनिधित्व कराती है। अब आते हैं एकात्मक एकात्मक जो सरकार है, ठीक है, उसके जो तत्व हैं उसको देखते हैं। तो एकात्मक तत्व देखते हैं क्या है कि एकाकी प्रशासन। एकात्मक प्रणाली में एकाकी प्रशासन की व्यवस्था होती है। प्रांतों तथा स्थानीय निकायों में पृथक विधायिकाएं नहीं होती हैं। सरकारी कर्मचारीगण भी केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, जो संपूर्ण राज्य में प्रशासनिक कार्य करते हैं। संपूर्ण देश के लिए एकाकी नगरपालिका होती है। फिर आती है एकाकी नागरिकता। सभी व्यक्तियों को एकाकी नागरिकता प्रदान की जाती है। एक व्यक्ति संपूर्ण देश का नागरिक होता है। प्रांतों को अपने क्षेत्र के निवासियों को पृथक नागरिकता प्रदान करने का अधिकार नहीं होता है। नंबर 3, संविधान की प्रकृति। संविधान कठोर या लचीला हो सकता है या लिखित या अलिखित भी हो सकता है, किंतु संविधान के लिखित या कठोर होने की कोई बाध्यता नहीं होती है। शक्ति का संकेंद्रण। एकात्मक सरकार प्रणाली में सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। प्रांतीय सरकारें केवल उन्हीं शक्तियों तथा सत्ता का उपभोग करती हैं जो केंद्र सरकार से प्राप्त होती हैं। केंद्र सरकार अपनी इच्छा से इन शक्तियों में कटौती कर सकती है अथवा इनको वापस भी ले सकती है। ठीक है। अब संघात्मक सरकार के प्रमुख तत्व देखते हैं क्या होते हैं। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। किसी भी सत्ता को संविधान के विरुद्ध कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। नंबर 2, स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शक्तिशाली न्यायपालिका होती है। सरकार के इस अवयव को अन्य दोनों अवयवों कार्यपालिका तथा विधायिका के ऊपर वरीयता दी जाती है। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, केंद्र सरकार के प्रभाव में नहीं। इसे न्यायिक पुनरीक्षण की भी शक्ति प्राप्त होती है। फिर आता है नंबर 3, शक्तियों का वितरण। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का वितरण संघात्मक सरकार का एक विशिष्ट तत्व है। ये शक्तियाँ संविधान द्वारा वितरित की जाती हैं। राष्ट्रीय महत्व की शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं, जबकि प्रादेशिक या स्थानीय महत्व की शक्तियाँ राज्य सरकार को प्रदान की जाती हैं। केंद्र तथा राज्य अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करते हैं। नंबर 4, लिखित एवं कठोर संविधान। संघात्मक सरकार में निम्नलिखित तथा कठोर संविधान होना भी आवश्यक है। यदि संविधान लिखित नहीं है तो केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। संविधान का कठोर होना चाहिए, आवश्यक है, इसमें निजी स्वार्थ के लिए उसमें कोई परिवर्तन न किए जा सके, है ना। संविधान जो क्या होना चाहिए, वो कठोर होना चाहिए और उसमें अपने स्वार्थों के लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए। दोहरी नागरिकता। संघात्मक सरकार में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, किंतु यह अनिवार्य नहीं है। उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की तथा देश की दोहरी नागरिकताएं प्राप्त है, किंतु भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। द्विसदनीय विधायिका। संपूर्ण विश्व की संघीय सरकारों
कि संसद में 2 सदन होते हैं। इंग्लैंड में जहाँ एकात्मक सरकार है वहाँ भी संसद में 2 सदन हैं, अतः संघात्मक सरकार में 2 सदनों का होना अनिवार्य है। निचला सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है जबकि ऊपरी सदन इकाइयों का। समकालीन विश्व में लोकतंत्र की लोकप्रियता के प्रमुख तत्व देखते हैं। आधुनिक विश्व में निम्नलिखित तत्व लोकतंत्र की लोकप्रियता के कारण कौन कौन से? नंबर 1 आता है स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक प्रमुख आधार स्तंभ है, जिसके बिना मनुष्य अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। अर्थात स्वतंत्रता, हम लोग अपने देश में क्या है? स्वतंत्र हैं, हमें कुछ भी करने की आज़ादी दी गई है। लोकतंत्र में ही प्रत्येक नागरिक को विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन स्थापित करने तथा सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। ये सभी स्वतंत्रताएं आत्म अभिव्यक्ति एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। नंबर 2 समानता। समानता लोकतंत्र का अन्य प्रमुख आधार है। अन्य किसी भी प्रकार की सरकार व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को महत्व नहीं देती है। प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान बताया है और यही समानता लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का आधार क्या होता है? समानता। सबको समानता का अधिकार दिया गया है। सभी व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू होते हैं। सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों पर होने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। किसी के साथ विशेष व्यवहार नहीं किया जाता है तथा कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। नंबर 3 निर्णय लेने की प्रक्रिया। लोकतंत्र में निर्णय लेने की एक निश्चित प्रक्रिया या प्रणाली विद्यमान है जो लोगों के हाथ में होती है। लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि विधायिका या संसद का निर्माण करते हैं जो विभिन्न बिलों को पारित करते हैं तथा कानून बनाते हैं। इन कानूनों के अनुसार ही देश का शासन किया जाता है। संसद में बहुसंख्यक सदस्यों का दल अथवा दलों का समूह सरकार बनाता है। यदि कोई सरकार लोगों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं तो अगले चुनावों में उसे बदल दिया जाता है ना। कोई सरकार क्या होती है, अपने वादे नहीं पूरे करती है या अच्छा काम नहीं करती है तो हम लोग क्या कर देते हैं, अगली बार उसको हटा देते हैं। फिर आती है आपकी सार्वजनिक सहभागिता। फिर क्या आता है आपका? सार्वजनिक सहभागिता आती है। तो लिखा है कि सार्वजनिक सहभागिता के अभाव में लोकतंत्र ना तो वास्तविक हो सकता है और ना ही उपयोगी। सार्वजनिक सहभागिता से अभिप्राय सरकार चलाने तथा राज्य की गतिविधियों में लोगों की सहभागिता से है। वयस्क मताधिकार सार्वजनिक सहभागिता का सर्वाधिक लोकप्रिय स्वरूप है। जब व्यक्ति को सरकारी क्रियाकलापों में विभिन्न पदों पर बिना किसी भेदभाव के सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर तथा अधिकार प्रदान किए जाते हैं तब उसे सार्वजनिक सहभागिता कहा जाता है। सार्वजनिक सहभागिता समझ गए सभी बच्चे कि जहाँ पर सरकारी पदों में या अन्य पदों में सभी को समान रूप से, है ना, समान रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाए। किंतु सार्वजनिक सहभागिता मात्र वयस्क मताधिकार देने या लोगों के मताधिकार का प्रयोग करने तक सीमित नहीं है। मानवीय गौरव की वृद्धि केवल लोकतंत्र में ही मानव की स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व सुनिश्चित होते हैं। लोकतंत्र में केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही सुनिश्चित नहीं होती है, अपितु आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भी समस्त उपाय किए जाते हैं। इसी प्रकार हमारे देश में नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रों में नागरिकों की समानता सुनिश्चित की गई है। जहाँ अस्पृश्यता के निषेध द्वारा सामाजिक समानता की स्थापना की गई है। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत। अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत। वहीं समाज के बलशाली वर्गों द्वारा होने वाले कमजोर वर्गों के सभी प्रकार के शोषण को भी निषिद्ध किया गया है। भारत सरकार के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए उचित उपाय किए हैं। लोकसभा तथा विधानसभाओं में इन वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए कानूनी उपाय भी किए गए हैं। यही नहीं, इन वर्गों, अनुसूचित जातियों
जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक स्तर तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए शिक्षा, सेवाओं आदि में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। मतभेदों को दूर करना। लोकतंत्र में लोगों पर कुछ भी थोपा या लादा नहीं जा सकता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने मतभेदों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। विधायिका में विपक्षी दल किसी भी विषय पर सरकार का विरोध या आलोचना कर सकते हैं। इस प्रकार विचारों का आदान प्रदान तथा विवादों का निर्णय लोकतंत्र को विश्व में लोकप्रिय बनाते हैं। वस्तुतः लोकतंत्र सहिष्णुता तथा आभासी तालमेल पर आधारित है। इसके अभाव में बहुसंख्यक दल की तानाशाही होने का खतरा रहता है। सत्ताधारी राजनीतिक दल तथा विपक्षी दलों के मतभेदों को परस्पर सौहार्द से सुलझाया जाता है। यही कारण है कि आधुनिक विश्व में लोकतंत्र बहुत लोकप्रिय बन गया है। तो सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।